अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज अदर और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। ADHD बेसिकली न्यूरोडेवलपमेंटल डिसऑर्डर है और ये बच्चों में भी इस डिसऑर्डर की बहुत सारी अलामत पाई जाती है और इवेंट डायग्नोज भी किए जाते हैं और इसकी बहुत सारी अलामतें बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ अडल्टहुड में भी कन्वर्ट हो जाती हैं और अडल्टहुड में भी ADHD को डायग्नोज किया जाता है। DSM-5 के मुताबिक ADHD की 5 या 5 से ज्यादा अलामत का होना और इन अलामत की वजह से उनकी पर्सनल, सोशल, ऑक्यूपेशनल और स्कूल लाइफ के अंदर डिस्टर्बेंस होना जरूरी है और अगर ये होंगी तो तभी इसको डायग्नोज किया जा सकता है। और अगर इसकी 5 या 5 से कम अलामत होंगी और या फिर इनके दो एरियाज में से किसी एक एरियाज के अंदर सिर्फ डिस्टर्बेंस होगी, दूसरे एरिया के साथ कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा स्कूल में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है तो घर में नहीं कर रहा, तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि ये बच्चा ADHD है। यानी कि प्रॉपर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को अगर मीट करेगा तो ADHD की सिम्टम्स जो हैं उस स्टेज के ऊपर हम डायग्नोज कर सकते हैं, वरना हम डायग्नोज नहीं कर सकते। इन अटेंशन के बारे में सबसे पहले बात करता हूँ। इसकी सब सिम्टम्स हैं। सबसे पहले है लैक ऑफ कंसंट्रेशन, कि ये कहीं पर भी जो है अपनी तवज्जो को मरकूज नहीं कर पाते और अगर इन्हें कोई टास्क दिया जाए तो उस टास्क को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते, चीजों को ढूंढना शुरू कर देते हैं, जल्दबाजी में रहते हैं। इसके बाद अगर यहाँ इनको 2 + 2 = 4 का टास्क दे दें तो वो इसी कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये जो प्लस का साइन है ये प्लस का साइन है या फिर मल्टीप्लाई का साइन है, और ये इस कंफ्यूजन में भी हो सकते हैं कि ये जो = के साइन है ये अगर वर्टिकल होता तो क्या होता, ये हॉरिजॉन्टल ही क्यों है। छोटी छोटी कंफ्यूजन में ही फंसे रहते हैं। इसके बाद जो है जहां पर इनको हाई मेंटल फंक्शनिंग की जरूरत होती वहां उस हाई मेंटल फंक्शनिंग को यूज नहीं कर पाते और इजीली ये अगर कहीं काम कर रहे हैं या स्कूल में या घर में या अकेडमी के अंदर बच्चे पढ़ रहे हो तो ये इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि वो एक जगह पर जहाँ फुल साइलेंस है, खामोशी है, वहां अगर बैठे पढ़ रहे हैं, बाहर से हल्की सी नॉइज की अगर उन्हें सुनाई देती है, चाहे वो ट्रैफिक की हो चाहे वो किसी भी चीज की हो, उससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये बहुत सारी चीजों को जो है भूलना शुरू कर देते हैं। छोटे छोटे टास्क घर में अगर किसी ने कहा कि शॉप पर जाकर ये चीज लेकर आओ तो वो भूल जाते हैं कि मैंने लेकर आना क्या था। एक्चुअल में जो चीज मंगवाई गई हो वो लेकर ही नहीं आते, रास्ते में वापस आ जाते हैं, फिर पूछते हैं, फिर जाते हैं, फिर आधे रास्ते से वापस आ जाते हैं। और इसके बाद आता है कि ये किसी के भी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते। अगर कोई इस इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आपने यहाँ से गुजर कर इस रास्ते से होकर वापस आना है तो वो उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर पाते। वो इसी कंफ्यूजन में रहते हैं कि अगर मैं इस रास्ते पर गया तो क्या होगा, चलो आज दूसरा रास्ता मैं चूज करके देखता हूँ। ये थी इनअटेंशन की कुछ सिम्टम्स। इनमें से 5 या 5 का ज्यादा होना जरूरी है। अगर 5 से कम है तो कोई और इश्यूज हैं जिनकी वजह से बच्चे के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है। इसके बाद है हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी की भी जो 5 सिम्टम्स है उनका होना जरूरी है और अगर इससे कम होगी तो वो भी किसी और प्रॉब्लम की वजह से होगी। बच्चे जो है रेस्टलेस फील करते हैं, बेचैनी महसूस करते हैं और अगर उन्हें चेयर पर बैठाए तो 30 सेकंड के लिए चेयर के ऊपर वो टिक कर बैठ नहीं सकते। वो या तो टांगों को हिलाना शुरू कर देंगे या फिर हैंड्स को मूवमेंट करना शुरू कर देंगे या फिर वोकल से मुख्तलिफ आवाजें निकालना शुरू कर देंगे या फिर गर्दन की मूवमेंट करना शुरू कर देंगे। अगर किसी से बात करेंगे तो बहुत ज्यादा लाउडी आवाज में बात करेंगे और किसी को सुने बगैर कोई भी रिस्पॉन्स शो कर देते हैं। अगर कोई इनसे बात कर रहे हैं आधी बात सुने, आधी बात जो है अभी बाकी है लेकिन वो फौरन से वो बात कर देंगे, वो आंसर दे देंगे जो एक्चुअली उस जगह पर सही नहीं होता। इंपल्सिविटी में भी बहुत ज्यादा इंपल्सिव होते हैं, छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़े होते हैं, लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, झगड़ा शुरू कर देते हैं, अपनी बारी का वेट नहीं कर पाते कि मेरी टर्न है। अगर फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट खेल रहे हैं और उसकी जो टर्न है 3rd नंबर पर है
अपनी टर्न को यूटिलाइज करके वापस आ जाएंगे और फिर वापस आकर प्रॉपरली उस गेम को डिस्टर्ब करेंगे, ना खेलेंगे और ना ही वो खेलने देंगे दूसरे को, और बच्चों के साथ लड़ाई भी कर सकते हैं। तो ये थी ADHD की सिम्टम्स। इनमें से 5 का होना जरूरी है। और रिसेंटली कुछ ऐसे केसेस देखे गए हैं जिनके अंदर दोनों जो है कंबाइंड होते हैं, यानी कि इनअटेंशन का भी जो सिम्टम्स है वो मौजूद होते हैं, हाइपर एक्टिविटी के सिम्टम्स भी मौजूद होते हैं। इनको सेपरेट भी डायग्नोज किया जाता है और कंबाइंड भी डायग्नोज किया जाता है। बहुत सारे लोग ये बात पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि ADHD जो डिसऑर्डर है इसमें बच्चों का जो IQ होता है बहुत ज्यादा लो होता है, तो इस वजह से ये करते हैं। डिफरेंट केसेस में IQ लो भी होता है और डिफरेंट केसेस में IQ हाई भी होता है, नॉर्मल, यानी कि जो नॉर्मल IQ है वो 90 से लेकर 110 की रेंज में आता है। और जैसे ये इस लेवल से या नीचे की तरफ होगा या फिर ऊपर की तरफ होगा तो डिस्टर्बेंस होगी। तो जो स्लो लर्नर का IQ होता है वो 75 से 90 की रेंज में होता है। तो इस रेंज में भी अगर IQ हो सकता है और 110 से प्लस IQ भी हो सकता है। तो ये दोनों तरह पॉसिबल है। बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखे गए हैं जिनमें बच्चों का IQ जो है बहुत अच्छा होता है, लेकिन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से वो इस तरह की एक्टिविटी में या इस तरह के सिम्टम्स के अंदर मुलव्वस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चे का IQ हाई है और उसको क्लास में कोई भी टास्क दिया जाए वो टास्क इजीली कर देता है, फौरन से टास्क करने के बाद फ्री हो जाता है और फिर उसे रेस्टलेसनेस फील होती रहती है, जिसकी वजह से वो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती बहुत ज्यादा उसकी जो डेली लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं, लेकिन इसका जो ग्राफ है IQ का वो अक्सर केसेस के अंदर जो नॉर्मल से कम भी हो सकता है और नॉर्मल से हाई भी हो सकता है, तो डिस्टर्बेंस दोनों तरह से हो सकती है। अब मैं बात करूंगा ADHD की काजेस के बारे में। तो ADHD बेसिकली जेनेटिक्स जो है वो काजेस आइडेंटिफाई हुई है। जेनेटिक्स के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर बहुत ज्यादा इसके चांसेस होते हैं। अगर फादर के अंदर है तो 50 to 75% चांसेस होते हैं कि ये आगे पेशेंट या बच्चे के अंदर कन्वर्ट होंगे, और अगर मदर के अंदर है 25 to 50 की रेंज में आते हैं कि ये जो है चांसेस हो सकते हैं। तो इसके अलावा आता है लो बर्थ वेट। लो बर्थ वेट की वजह से भी ADHD होने के चांसेस होते हैं। FASD, फेटल अल्कोहल सिंड्रोम डिसऑर्डर। अगर मदर जो है वो अल्कोहलिक है और वो कंटिन्यूसली शराब यूज करती है, या फिर मदर और फादर दोनों जो है शराब यूज करते हैं, और इसकी वजह से भी ये जो है सिम्टम्स बच्चों के अंदर आ जाते हैं और ये बीमारी जो है मुकम्मली डायग्नोज की जाती है, और ये जो डिसऑर्डर है इन सिम्टम्स की बिना पे कंप्लीटली डायग्नोज किया जाता है। लीड, अगर लीड की मकदार ज्यादा है बॉडी के अंदर तो उस वजह से भी इसकी जो है डायग्नोज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। स्मोकिंग की वजह से, या तो मदर डायरेक्टली स्मोकिंग करती है या फिर फादर स्मोकिंग करता है, और पैसिव स्मोकिंग की वजह से ये जो है काज बन सकती है। पैसिव स्मोकिंग ये होती है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से वो जो स्मोकिंग है, फॉर एग्जांपल अगर घर या कमरे के अंदर जो है फादर कंटिन्यूसली सिगरेट यूज कर रहे हैं और साथ में मदर भी बैठी हुई है बच्चे की, तो इस वजह से भी हो सकता है कि हस्बैंड और वाइफ के दरमियान जो है अगर एक ही रूम के अंदर बैठकर वो सिगरेट यूज कर रही है और उसके स्मोक को वो जो है इनडायरेक्टली इनहेल किया जा रहा है, तो ये पैसिव स्मोकिंग होती है, और इस वजह से जो है चांसेस भी हो सकते हैं कि ADHD डिसऑर्डर हो सकता है। प्रीनेटल जो है कंसेप्शन से लेकर आगे का जो प्रोसीजर होता है वहां तक हर सेकंड के अंदर डेवलपमेंट हो रही होती है, और इस डेवलपमेंट के दौरान होने वाली कोई भी प्रॉब्लम की वजह से भी ये जो है डिसऑर्डर हो सकता है, और अदर डिफरेंट जो है डिसऑर्डर्स उसके वजह से भी ये जो है हो सकता है। अब मैं बात करूंगा इसके ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट प्लान की। ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट प्लान को बनाने के लिए सबसे पहले डायग्नोज का एक्यूरेट होना बहुत जरूरी है। अगर डायग्नोज आपका एक्यूरेट है तो उतना ही
मैनेजमेंट प्लान बनेगा। तो सबसे पहले फैमिली काउंसलिंग जो है मैनेजमेंट प्लान के अंदर शामिल होती है, और फैमिली काउंसलिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि पेशेंट के साथ फैमिली ने टाइम गुजारना होता है। 24 आवर्स जो है फैमिली पेशेंट के साथ गुजारती है, और पेशेंट की वजह से फैमिली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है, तो इसलिए फैमिली काउंसलिंग बहुत जरूरी है। दूसरे नंबर पर यह देखा जाता है कि अगर हाइपर एक्टिविटी और इंपल्सिविटी के सिम्टम्स बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, तो फिर जो है साइकोलॉजिस्ट रेफर करता है साइकियाट्रिस्ट के पास, ताकि फैमिली साइकियाट्रिस्ट के साथ कंसल्ट करके इसकी डिजायर्ड मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके इसे खिला सके, ताकि इसके हाइपर एक्टिविटी और इंपल्सिविटी के जो सिम्टम्स हैं वो कंट्रोल हो सके। बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि जब जो है पेशेंट के अंदर ADHD डायग्नोज हो जाते हैं तो उनके अंदर स्पीकिंग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए साइकोलॉजी जो है ऑडियोलॉजिस्ट के साथ जो है रेफर करता है, ताकि पेशेंट की फैमिली को ये कंफर्म हो सके पेशेंट जो है वो अपने कानों के जरिए सही वॉइस की इंटेंसिटी और वेलोसिटी को सुन सकता है, और साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट को भी कंफर्म हो सके। फिर अगर पेशेंट के आर्टिकुलेशन जो है मैनेजेबल नहीं है और जरूरत पड़ती है, तो स्पीच थेरेपिस्ट के पास भी रेफर किया जाता है। स्पीच थेरेपिस्ट जो है इसके आर्टिकुलेशन एरर्स के ऊपर बहुत ज्यादा वर्क करते हैं, और इसकी स्पीकिंग प्रॉब्लम को बहुत जल्दी रिजॉल्व करते हैं थ्रू डिफरेंट प्रोसीजर। और फिर जो साइकोलॉजिस्ट है वो खुद जो है वर्क करता है इसके बिहेवियर इश्यूज के ऊपर, इमोशनल इश्यूज के ऊपर, और इनके लिए फ्यूचर प्लान को ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।